नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। घटना चक्र की सीरीज़ चल रही है, इसका पार्ट 3 हम देखते हैं आज, जो है ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब्स ऑफ बंगाल। चलिए शुरू करते हैं इसको। मुर्शिद कुली खां, जो कि रूल किया है बंगाल में 1717 से 1727 ईडी तक, वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल हु वॉज इंडिपेंडेंटली अपॉइंटेड बाई मुगल किंग। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये लास्ट गवर्नर था बंगाल का। कौन? मुर्शिद कुली खां। नाम याद रखिएगा, मुर्शिद कुली खां क्या था? ये लास्ट गवर्नर था बंगाल का, जिसको मुग़ल सम्राट ने नामित किया था या अपॉइंट किया था। इसके साथ ही ये फर्स्ट नवाब था बंगाल का। क्या था ये? फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। अब अच्छा, बात ये आती है कि कैसे ये लास्ट गवर्नर था। तो जिस समय की ये बात है 1717 की, जब की ये बात है, उस टाइम पे क्या हुआ कि जो मुग़ल साम्राज्य था वो लगभग पतन की कगार पे था, या बोल सकते हैं पतन ही हो रहा था, उसका पतन वाले स्टेज में ही था। तो क्या था कि जो अलग अलग प्रांत थे जो मुग़ल साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे, उन्होंने जैसे ही ये रियलाइज़ किया कि अब जो मुग़ल सम्राट है वो इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो अपने पूरे साम्राज्य में अपना आधिपत्य पहले की तरह स्थापित करके रह सके, जिसके चलते क्या हुआ कि जो छोटे छोटे प्रांत थे, इनमें अगर रूल करने वाला या इनमें जो राज्य करने वाला नवाब था या कोई गवर्नर था, वो खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर रहे थे उन दिनों, जिसकी वजह से एक ये केस भी सामने आया कि मुर्शिद कुली खां, जो कि काफ़ी पावरफुल गवर्नर था बंगाल का, तो वो लास्ट गवर्नर था मुग़ल किंग द्वारा अपॉइंट किया हुआ, और यही फर्स्ट नवाब बना बंगाल का। फर्स्ट नवाब कैसे बना? इसने खुद को डिक्लेयर किया कि मैं पहला नवाब हूँ बंगाल का। जैसा मैंने बताया ना कि मुग़ल साम्राज्य की जो पावर थी वो कम हो रही थी, जिसके चलते ऐसा हुआ। ठीक है। मुर्शिद कुली खां शिफ्टेड हिज कैपिटल टू मकसूदाबाद। मुर्शिद कुली खान ने अपनी कैपिटल को मकसूदाबाद शिफ्ट किया फ्रॉम ढाका। ढाका से ले जा कर के मकसूदाबाद अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया, और उसका नाम जो रखा वो रखा मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद क्यों नाम रखा? क्योंकि उसका खुद का नाम मुर्शिद था, तो अपने नाम पे मुर्शिदाबाद रखा। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि मुर्शिद कुली खां की हु शिफ्टेड द कैपिटल टू मकसूदाबाद फ्रॉम ढाका। तो याद रखिएगा मुर्शिद कुली खां। और अगर मुर्शिदाबाद करके आता है तब तो आप लोग ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन देखते ही समझ जाएंगे मुर्शिद कुली खां। तो अगर मुर्शिदाबाद नहीं दिया है, मकसूदाबाद दिया हुआ है, तो आप वो नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही स्टार्टेड इजारा सिस्टम इन द लैंड सेटलमेंट। इसने ही इजारा सिस्टम लैंड सेटलमेंट में ये लाया। अब हम ये जान लेते हैं कि इजारा सिस्टम क्या होता है। जैसे बोली लगती है किसी चीज़ की, किसी मकान की, या कोई ऐसी चीज़ जिस पे किसी ने लोन लिया हुआ हो, और अगर उसकी किश्तें नहीं भर पाते हैं वो, तो बैंक वगैरह आके बोली लगाती है। वैसे ही इजारा सिस्टम था। यहाँ क्या होता था कि सपोज़ करिए एक कोई प्रांत है, ये एक प्रांत है, यहाँ पे ये खेत 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 बहुत सारे खेत हैं, एग्रीकल्चरल लैंड है। तो ये उन दिनों ज़मींदारी का बहुत प्रचलन हुआ करता था, ज़मींदारी सिस्टम हुआ करती थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये मुर्शिद कुली खां हैं, जो कि वहाँ के राजा थे। तो इन्होंने क्या किया कि इजारा सिस्टम का मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ से n नंबर ऑफ़ पीपल आए, लाइक कुछ लोग आए, और इन्होंने बोला कि हमें ज़मींदार बनाओ, हमें ज़मींदार बनाओ, हमें ज़मींदार बनाओ, तो ये क्या करते थे, ये इन सब से पूछते थे, बिडिंग होती थी, इन सब से पूछते थे कि भाई तुम कितना पैसा दोगे बताओ, अगर हम तुमको ये ज़मीन ज़मींदारी पे दे तो तुम सालाना हमको कितना पे करोगे, या तुम कितना पे करोगे, या तुम कितना पे करोगे, तुम कितना पे करोगे। तो इन सब में जो सबसे बड़ी बोली लगाता था उसी को ये दे देते थे ज़मींदारी के लिए। इसी को हम इजारा सिस्टम बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखते हैं। अली वर्दी खां, जिन्होंने रूल किया 1740 से 1756 तक, कंपेयर्ड यूरोपियंस विद हनी बीज। वो कहते हैं कि यूरोपियन जो हैं वो मधुमक्खी की तरह हैं, अगर उनको छेड़ोगे नहीं, इफ़ दे वर लेफ्ट अनडिस्टर्ब दे विल गिव यू हनी, एंड इफ़ ट्राई टू डिस्टर्ब देम दे विल बाइट यू टिल योर डेथ। कहते हैं कि अगर तुम उनको नहीं छेड़ोगे
तो जो उनके छत्ते में शहद है उसका रस तुम्हें भी मिलेगा, लेकिन अगर तुमने उसमें उस छत्ते में ईंट मार दी, पत्थर मार दिया, उसको छेड़ा कैसे भी, तो वो तुमको तब तक काटेंगी जब तक तुम मर नहीं जाते। तो हो सकता है कल कोई क्वेश्चन आए, तो आप याद रखिएगा ये कथन किसका था, अलीवर्दी खां का था। चलिए, आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खां हिज ग्रैंडसन सिराजुद्दौला सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ बंगाल। ये नाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री की दृष्टि से, और जो ट्रांजिशन होता है हिंदुस्तानी राजाओं से पावर का ट्रांसमिशन ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी जो शुरुआत थी वो इसी नाम से होके गुज़रती है। तो सिराजुद्दौला का नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं क्या डेवलपमेंट रही है सिराजुद्दौला के टाइम पे। अलीवर्दी खां मर जाते हैं, उनके ग्रैंडसन जो हैं सिराजुद्दौला वो थ्रोन पे बैठते हैं, सत्ता में आते हैं, और इन्हीं के टाइम पे होती है ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा अपनी 6th-7th की किताब में, आज फिर से इसको देखते हैं। सिराजुद्दौला एक ठीक ठाक राजा था, नवाब था बंगाल का। वो उसको समझ थी कि अंग्रेज़ क्या चाहते हैं, इनके मंसूबे क्या हैं, वो समझ रहा था। तो उसने क्या किया कि जब ये लोग किले की घेराबंदी करने लगे तो उसने उस चीज़ का विरोध किया, जिसके चलते क्या हुआ कि सिराजुद्दौला ने वहाँ 146 इंग्लिश मैन को प्रिजनर बना दिया, और उनको बहुत छोटे से कमरे में, लगभग 18x14 के कमरे में, हम देखते हैं 18x14 फीट के कमरे में उनको जो है बंद कर दिया। तो 143 जो लोग थे उनमें से ऐसा कहते हैं कि 146 लोग थे, उसमें से सिर्फ 123 लोग मर गए और सिर्फ 23 लोग सरवाइव किए, ऐसा कहते हैं। अच्छा, ये जो हमको पता चली कि क्या है, कितने लोग मरे, कितने नहीं मरे, और क्या थी ब्लैक होल ट्रेजेडी, ये किसी इंडियन हिस्टोरियन ने नहीं लिखी है। ये एक सर्वाइवर था जो इन 146 लोगों में से ही एक था, जिसके हिसाब से उसको भी 18x14 के कमरे में बंद किया हुआ था सो कॉल्ड ब्लैक होल ट्रेजेडी के दौरान। तो वो अपनी किताब में ऐसा लिखता है, ठीक है। लेकिन जो कंटेम्प्रेरी मुस्लिम हिस्टोरियन गुलाम हुसैन है वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उनकी किताब में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। उनकी किताब का नाम याद रखिएगा, गुलाम हुसैन की बुक है सियार उल मुतकैरिन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ इंग्लिश रूल इन इंडिया। बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक तो रॉबर्ट क्लाइव ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इससे जुड़ी हुई जितनी भी डेवलपमेंट है, लगभग सब डेवलपमेंट इतनी इम्पॉर्टेंट है कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ ही जाती हैं। चलिए देख लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव क्या थे, फाउंडर थे किस चीज़ के, इंग्लिश रूल इन इंडिया। चलिए अब हम ये पढ़ रहे हैं कि रॉबर्ट क्लाइव इंग्लिश रूल के फाउंडर थे इंडिया में। तो चलिए, हमने कल पढ़ा था, बताइए कि पोर्टुगीज़ रूल इन इंडिया के फाउंडर कौन थे, अल्बुकर्क। हु डिफीटेड द फोर्सेस ऑफ बंगाल्स, नवाब सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। अब यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव का जो नाम लिया गया है वो इसलिए लिया गया है क्योंकि इसने बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला की फ़ोर्स को हराया था। अच्छा, यहाँ पे एक मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि जो बैटल ऑफ प्लासी थी वो प्योरली ऐसा नहीं था टैक्टिक्स की वजह से जीती गई थी, वो एक तरीके से धोखे की लड़ाई थी, धोखा भरा हुआ था, जिसकी वजह से रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। अदरवाइज़ अगर वो एक फेयर वॉर होता तो कभी भी रॉबर्ट क्लाइव जीतता नहीं वो युद्ध। होता क्या है कि बैटल ऑफ प्लासी में एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव की छोटी सी सेना, लाइक 3000 की सेना, और दूसरी तरफ था सिराजुद्दौला की 50,000 सैनिकों की सेना। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक छोटी सी टुकड़ी 3,000 की जो टुकड़ी है वो 50,000 की टुकड़ी को हरा दे।
सवाल ही नहीं उठता। लेकिन होता ये है कि सत्ता के लालच में सिराजुद्दौला का एकदम खासम खास मिलिट्री कमांडर जो था वो रॉबर्ट क्लाइव से जा मिलता है और बस वहीं सारा खेल ख़राब हो जाता है। और उसके साथ 2-4 और भी ऐसे ही थे जो सत्ता के लालच में सिराजुद्दौला को चीट कर देते हैं और जाके रॉबर्ट क्लाइव की सेना से मिल जाते हैं। और इस तरीके से सिराजुद्दौला की एक 50,000 सैनिकों की सेना रॉबर्ट क्लाइव की छोटी सी 3,000 सैनिकों की आर्मी से हार जाती है। और इसके बदले रॉबर्ट क्लाइव ने मांग करी थी कि मीर ज़फ़र मिलिट्री कमांडर हुआ करता था सिराजुद्दौला का, जिसने उसको चीट किया था, जिसने उसको बीट्रे किया था, जिसने उसे धोखा दिया था, उससे कि हम सिराजुद्दौला को हटा देंगे तख्ते से और तुमको हम उसके बदले नवाब बना देंगे। लेकिन जैसे अंग्रेज़ों की नीति थी, उसने मीर ज़फ़र को नवाब बनाया तो सही, मीर ज़फ़र को रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब बनाया, लेकिन एक पपेट नवाब। जो रॉबर्ट क्लाइव या ईस्ट इंडिया कंपनी कहेगी मीर ज़फ़र को वही करना पड़ेगा। नाम का नवाब है एक पपेट। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। हाँ, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बैटल ऑफ प्लासी कब हुई? बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुई, तो याद रखिएगा 23 जून 1757 को। कहाँ पे हुई थी? ऑन द बैंक ऑफ रिवर भागीरथी, प्लेस नेम इज़ प्लासी, नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। आज भी है ये जगह वहाँ पे, आप पलासी बोलते हैं शायद इसको। तो प्लासी नामक जगह थी। 23 जून 1757 का समय था। भागीरथी नदी के तट पर, नदिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव वॉज द गवर्नर इन 1757 से 60 तक एंड 1765 से 67 तक। ये भी याद रखिएगा, टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि रॉबर्ट क्लाइव कब से कब तक गवर्नर रहा। रॉबर्ट क्लाइव पहले तो 1757 से 60 तक रहा, फिर 1765 से 1767 तक रहा। ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही साइंड इलाहाबाद ट्रीटी विद नवाब ऑफ अवध। अब अगेन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इसके बाद ये तो एक बैटल हो गया, बैटल ऑफ प्लासी। इसके बाद होता है बैटल ऑफ बक्सर, जो कि होता है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में, अक्टूबर 1764 में। अब इस टाइम पे क्या होता है, यहाँ तक आते आते 1757 से 1764 आते आते अंग्रेज़ों को समझ में आ गया था कि हिंदुस्तानी राजाओं को, भारत के राजाओं को कैसे हराना है। तो इन्होंने क्या किया कि अब उनको टैक्टिक्स तो सारी पता थी कैसे हरानी। एक साइड थी ब्रिटिश आर्मी, बैटल ऑफ बक्सर की हम बात कर रहे हैं, एक साइड थी ब्रिटिश आर्मी और दूसरी साइड थी कंबाइंड आर्मी ऑफ भारत का जो उस समय मुग़ल सम्राट हुआ करते थे, शाह आलम टू, मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे, और तीसरे थे शुजाउद्दौला जो नवाब थे अवध के। ये तीनों की कंबाइंड आर्मी एक तरफ और ब्रिटिश आर्मी एक तरफ, जिसको लीड कर रहा था हेक्टर मुनरो। और ये तीनों की कंबाइंड आर्मी होने के बावजूद भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है बैटल ऑफ बक्सर। और हिंदुस्तान के वो तीनों सम्मिलित होने के बावजूद भी वो राजा नहीं जीत पाते, जिसके फलस्वरूप उनको ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद या इलाहाबाद ट्रीटी साइन करनी पड़ती है। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है वो किसके साथ साइन करी? नवाब ऑफ अवध के साथ। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, ये याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद ट्रीटी साइन करी नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला के साथ। ठीक है। ड्यूरिंग हिज गवर्नरशिप वाइट म्यूटिनी ब्रोक अमंग इंग्लिश सोल्जर। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग हुज गवर्नरशिप वाइट म्यूटिनी ब्रोक। तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि रॉबर्ट क्लाइव इसका आंसर है। प्लंडरिंग ऑफ रिसोर्सेज ऑफ बंगाल बाय द ब्रिटिश कंपनी वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग क्लाइव्स गवर्नरशिप। ये भी इंपॉर्टेंट है,
याद रखिएगा, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है कि बाई हार्ट होना चाहिए। प्लंडरिंग बंगाल के रिसोर्सेज की लूटपाट किसके ज़माने में चालू हुई? तो रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे चालू हुई। मीर कासिम वॉज द एबलेस्ट अमंग द सक्सेसर्स ऑफ अलीवर्दी खां। मीर कासिम ही अलीवर्दी खां के बाद सबसे अच्छा जो सक्सेसर था वो बन के उभरा। एज अ फौजदार ऑफ पूर्णिया एंड रंगपुर, मीर कासिम हैड already proven his ability to save his courtiers from repeated conspiracies of Britishers and to avoid the interference from Englishmen. Mir Qasim shifted his capital to Munger from मुर्शिदाबाद। इसने क्या किया? अभी हमने सबसे पहले जब इस चैप्टर को शुरू किया तो हमने देखा था कि मुर्शिद कुली खान ने अपनी कैपिटल को मकसूदाबाद या फिर बोल सकते हैं मुर्शिदाबाद शिफ्ट किया था। अब यहाँ पे मीर कासिम क्या करता है? ये अपनी कैपिटल को शिफ्ट करता है मुंगेर। कहाँ से? मुर्शिदाबाद से। तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि मीर कासिम ने शिफ्ट करी अपनी कैपिटल को मुंगेर में। आता है पेपर्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो एज़ टू डू अवे फ्रॉम कोलकाता। इसको क्या होता है कि जो कोलकाता में प्लंडरिंग, लूटपाट या जो भी चीज़ें चल रही कॉन्स्पिरेसी अंग्रेज़ों की, उससे बचने के लिए इसने अपनी कैपिटल चुपचाप से मुंगेर शिफ्ट कर ली। ही कंसोलिडेटेड हिज आर्मी ऑन यूरोपियन मैथड। इसको चीज़ें समझ में आ रही थी तो इसने अपनी आर्मी को यूरोपियन के जो तौर तरीके थे उस हिसाब से अपनी आर्मी को मजबूती प्रदान करने की कोशिश करी। ही मेड अरेंजमेंट इन मुंगेर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैच लॉक गन। ये फिर से याद करने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि किसने मैच लॉक गन की मैन्युफैक्चरिंग पे जोर दिया या बनवाया, तो वो नाम हो जाएगा मीर कासिम। ठीक है। मीर कासिम ऑल्सो टुक सम ब्रेव स्टेप्स सो एज टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ बंगाल। The officers involved in embezzlement were fined heavily. Some new taxes were introduced and 3/32 part of old taxes were introduced as extra tax. The combined forces of Mir Qasim, शुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध जो थे, और मुग़ल किंग शाह आलम II वर डिफीटेड बाई ब्रिटिशर्स इन द बैटल ऑफ बक्सर। जो कि मैंने अभी आपको बताया कि बैटल ऑफ बक्सर होता है अक्टूबर के महीने में 1764 में, और यहाँ पे डेट भी दे रखी है, एग्जैक्ट डेट, तो आप ये याद रखिए तो बहुत अच्छी बात है। 22 अक्टूबर 1764। एक साइड होती है मीर कासिम, शुजाउद्दौला और मुग़ल किंग शाह आलम II। ठीक है, एक साइड इन तीनों की फोर्सेस होती हैं। दूसरे साइड होते हैं ब्रिटिशर्स, जिसको लीड कर रहा होता है हेक्टर मुनरो, यहाँ पे लिखा हुआ है। और हेक्टर मुनरो की जो सेना है, इन तीनों की कंबाइंड सेना को वो हरा देता है। ठीक है। हेनरी वेंसीटार्ट वॉज द देन गवर्नर ऑफ बंगाल। ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन बहुत आता है कि जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो उस समय गवर्नर कौन था बंगाल का? तो हेनरी वेंसीटार्ट। याद रखिएगा, एकदम कोई लॉजिक नहीं है, बस ऐसा क्वेश्चन है, फैक्ट है, याद रखिएगा। द विक्ट्री ऑफ ब्रिटिशर्स मेड द इंग्लिश अ ग्रेट पावर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड कंटेंडर्स फॉर द सुप्रीमेसी ओवर द होल कंट्री। अब जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ, क्योंकि इसमें हमने देखा कि जो मुग़ल सम्राट था उसको भी इन्होंने घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया, और उसके साथ साथ नवाब जो थे अवध के, नवाब जो थे बंगाल के, इन तीनों की कंबाइंड फोर्सेस को उन्होंने हराया। उसके बाद उन्होंने ट्रीटी साइन करा ली। तो एक तरीके से नॉर्थ इंडिया में जो भी पावरफुल राजा महाराजा थे उन सबको तो हरा ही दिया। तो ये उभर के आए एक नई पावर की तरह। नाउ देयर आर नो वन इन इंडिया हु कैन चैलेंज ब्रिटिशर्स। अब कोई भी नहीं है जो ब्रिटिशर्स को चैलेंज कर सके। द एरिया अप टू इलाहाबाद वॉज नाउ अंडर द ब्रिटिशर्स एंड द डोर ऑफ दिल्ली वॉज नाउ ओपन फॉर ब्रिटिशर्स। जो वो चाहते थे कि पूरे भारत पे आधिपत्य जमाना, अब उसका रास्ता खुल चुका है। बैटल ऑफ बक्सर चेंज द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जैसे मैंने बताया ना कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या होता है कि जो पहले मुग़ल सम्राट हुआ करता था लगभग पूरे भारत में, लगभग, मैं ये नहीं कह रही कि पूरे भारत में कभी नहीं फैले वो, लेकिन लगभग पूरे भारत में फैला हुआ मुग़ल साम्राज्य जो था, उसके सम्राट को इन्होंने हरा दिया, घुटने टेकने में मजबूर कर दिया, उनसे ट्रीटी साइन करा ली, उनको पेंशनर बना दिया। जो नवाब थे अवध के, बंगाल के जो नवाब थे, लगभग उन्होंने, अंग्रेज़ों ने सबको घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। तो अब क्या होता है, उन्होंने अब
पूरा जो इतिहास में जो लिखी जाने वाली कहानी थी उसका जो तौर तरीका सब बदल दिया यहाँ से। ड्यूरिंग दिस बैटल मीर जफ़र वॉज द नवाब ऑफ बंगाल एंड दिल्ली वॉज रूल्ड बाई शाह आलम टू, जैसा मैंने बताया। बाय द सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 शाह आलम टू अग्रीड टू रिसाइड एट इलाहाबाद अंडर द कंपनीज प्रोटेक्शन। जैसे मैंने बताया शाह आलम टू को एक तरीके का पेंशनर बना दिया, उनको कहा अब आप दिल्ली छोड़ो, इलाहाबाद में रहते हो आप, और अब कंपनी आपकी देख रेख करेगी कि आप कैसे रहते हो कैसे नहीं। नवाब शुजाउद्दौला सरेंडर्ड इलाहाबाद एंड कारा टू इम्प्रेस शाह आलम टू, और शुजाउद्दौला जो कि नवाब हुआ करते थे अवध के, इनको बोला कि आप ना इलाहाबाद और कारा वो शाह आलम टू को दे दो। क्यों शाह आलम टू को माना? क्योंकि शाह आलम टू की अपनी कोई वॉइस रही ही नहीं, अब जैसा अंग्रेज़ बोलेंगे वो वैसा करेंगे। शाह आलम टू इशूड अ डिक्री ग्रांटिंग दीवानी ऑफ बंगाल बिहार और उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है अब वो आ गई है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। किसने दिया? मतलब ये किससे ज़बरदस्ती करा गया? शाह आलम टू। ऑन एन एनुअल पेमेंट ऑफ 26 लाख हम तुमको पे कर देंगे शाह आलम टू को, और तुम जो है बंगाल बिहार और उड़ीसा की जो है दीवानी हमें दे दो। रॉबर्ट क्लाइव बिकेम द गवर्नर ऑफ बंगाल एंड स्टार्टेड डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल। अब ये डुअल गवर्नमेंट क्या होती है ये हम देखते हैं। डुअल गवर्नमेंट का मतलब हो गया कि भाई हम भी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भी रूल करेगी और नवाब भी रूल करेगा। लेकिन अब दिक्कत यहाँ पे ये होती है कि जो भी फ़ायदे की चीज़ें होती हैं वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अंदर रखता है कि इसका कंट्रोल हमारे पास है, और जो ऐसे फालतू की चीज़ें हो गई सिर्फ दूर दूर से कि हाँ नवाब के पास भी कुछ पावर है, वो सब दे दी उन्होंने नवाब को। ठीक है। द कंपनी अपॉइंटेड 2 डेप्यूटी दीवान्स, मोहम्मद रज़ा खां फॉर बंगाल एंड राजा सितब रॉय फॉर बिहार। ये नाम याद रखिएगा कि कंपनी ने 2 डिप्टी दीवान बनाए, मोहम्मद रज़ा खां जिसको बंगाल की दीवानी दी, और राजा सितब रॉय जिसको बिहार की दीवानी दी। ठीक है। लाइफ ऑफ शाह आलम टू वॉज फुल ऑफ डिज़ास्टर्स। ही वॉज ब्लाइंडेड इन 1788। देखिए कितना गलत करते हैं फिर बाद में ये अंग्रेज़ जो है शाह आलम टू के साथ। कहते हैं इनकी लाइफ आगे बहुत तकलीफ़ देह हो गई, इनको एक तरीके का अंधा बना दिया गया 1788 में। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाह आलम टू इन 1803 द दिल्ली फेल कम्प्लीटली टू ब्रिटिशर्स। शाह आलम टू के ही टाइम पे दिल्ली का पूरा आधिपत्य वो अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया। शाह आलम टू एंड हिज 2 सक्सेसर्स अकबर टू एंड बहादुर शाह टू वर मियर पेंशनर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये दोनों बच्चे इनके जिए तो वो सिर्फ पेंशनर बन के रह गए। यहाँ से हम देख सकते हैं कि एकदम से मुग़ल साम्राज्य जो है वो टूट चुका। In 1765, Britishers got the दीवानी राइट ऑफ सिलहट। याद रखिएगा 1765 में ब्रिटिशर्स गॉट द दीवानी राइट ऑफ सिलहट। आफ्टर द वॉर ऑफ बर्मा, स्कॉट tried to connect Sylhet through roads to Jaintia and Garo Hill area, which faced a very tough resistance from Khasi tribes who lived in these areas under the leadership of U. Tirot Singh. K.M. Panikkar said that from 1765 to 1772 the company made Bengal a state of the Cath. याद रखिएगा क्योंकि ये ऐसी लाइन है कभी पेपर में आ जाएगी, पूछेगा ये किसने कहा, तो K.M. Panikkar ने कहा। चलिए अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है, ध्यान से देखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय मुगल एम्परर? चलिए सोचिए आप। इसका आंसर है बी। ठीक है, मुर्शिद कुली खां। हमने इसको क्या बताया था कि लास्ट गवर्नर था बंगाल का जिसको मुग़ल एम्परर अपॉइंट करता है, और ये पहला नवाब था बंगाल का जो खुद से सेल्फ क्लेम्ड नवाब था। ठीक है, UPPCS 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। द लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल हु वॉज अपॉइंटेड बाई मुग़ल एम्परर। आखिरी सूबेदार कौन था? अगेन इसका आंसर वही है, मुर्शिद कुली खां। ठीक है, UP RO में आया हुआ है क्वेश्चन।
चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर बिगैन द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी ओवर इंडिया। बताइए, सोचिए। 2 वॉर हुए, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। उन दोनों में से कौन सा सही ऑप्शन होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर बिगैन द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ही उन्होंने अपने पांव जमा लिए थे। बैटल ऑफ बक्सर तो एक तरीके से उसके ऊपर आइसिंग ऑन द केक था, लेकिन जब उन्होंने सिराजुद्दौला को हराया और बंगाल में अपना आधिपत्य जमाया तभी काफ़ी चीज़ें सॉर्टेड थीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ प्लासी। चलिए आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव इन द बैटल ऑफ, अभी हमने बताया, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 में, 23 जून 1757 में। डेट याद रखिएगा। एक साइड थी सिराजुद्दौला की आर्मी और दूसरी साइड रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला की आर्मी को हराया, हालांकि धोखे से हराया, पर हराया। हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश अम्पायर इन इंडिया। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है, इसका आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। अब यहीं पे बताइए, मैंने आपको अभी इसी लेक्चर में बताया कि पोर्टुगीज़ अम्पायर का इंडिया में फाउंडर कौन था? कमेंट में लिखिएगा। चलिए 6th क्वेश्चन में आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉल्ड एज हेवन बॉर्न जनरल। रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान में अपने कार्यकाल में जो जो चीज़ें करी, जो उसकी उपलब्धियां थी, हालांकि वो एज अ हिंदुस्तानी हम देखें तो हमें वो बुरी लगती हैं, बट एज अ इंग्लिशमैन उन लोगों को लग रहा था ये क्या जनरल है, मतलब क्या ये एक आर्मी का एक सैनिक, एक क्लर्क होके कहाँ पहुँच रहा है। तो उसकी अचीवमेंट बहुत ज़्यादा थी। तो रॉबर्ट क्लाइव थे जिनको कहा जाता था हेवन बॉर्न जनरल। हु फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कलकत्ता इन 1784। ये गलत क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, इसका आंसर विलियम जोन्स है। ये आगे के चैप्टर्स का क्वेश्चन है, तो इसलिए अभी आपको समझ में नहीं आएगा, देख लीजिए, पर आगे पढ़ेंगे इसको, तो कोई बात नहीं है। द बैटल फील्ड ऑफ प्लासी इज सिचुएटेड इन, हमने पढ़ा था कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ। कहाँ हुआ? प्लासी नामक जगह पे, जो वेस्ट बंगाल में है, भागीरथी नदी के तट पे। ठीक है, भागीरथी नदी के तट पे, और नदिया डिस्ट्रिक्ट लगता है वहाँ पे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा इसका। बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन द ईयर 1757। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। हमने पढ़ा था, इसका आंसर बताइए। मीर कासिम। पहले ढाका से किसने शिफ्ट करी? ढाका से मुर्शिदाबाद किसने शिफ्ट करी थी? वो थे मुर्शिद कुली खां, जिन्होंने ढाका से मुर्शिदाबाद और फिर मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट करा मीर कासिम ने। ठीक। द मीर कासिम वॉज मोस्ट एफिशिएंट सक्सेसर अमंग द सक्सेसर्स ऑफ नवाब अलीवर्दी खां। ठीक है, ये वही चीज़ है जो ऊपर हमने पढ़ा है, तो इसका एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं। इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। The most decisive battle that led to the establishment of supremacy of the British in India was। चलिए सोच के बताइए, इन्हीं दोनों में से ऑप्शन है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, इनमें से क्या होगा? आप अपना टाइम लीजिए। बैटल ऑफ बक्सर इसका आंसर है या बैटल ऑफ प्लासी इसका आंसर है? कौन सा ज़्यादा डिसाइसिव था, कौन सा ज़्यादा निर्णायक था? ऑप्शन दिखा दिया मैंने आपको। ऑप्शन ए है, कह रहा है 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश आर्मी डिफीटेड एलीट फोर्सेस ऑफ मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला, मुग़ल एम्परर शाह आलम II। इन तीनों की कंबाइंड फोर्सेस को हेक्टर मुनरो ने अकेले ही डील किया और उनको हराया भी। ठीक है,
द बैटल ऑफ बक्सर assured the result of Plassey battle and established British supremacy on बनारस एंड इलाहाबाद। जो लोग कह रहे थे कि बैटल ऑफ प्लासी जो है वो छल से लड़ा गया, उसका जो रिज़ल्ट था उसको एश्योर किया और ब्रिटिश की जो सुप्रीमेसी थी बनारस और इलाहाबाद में उसको स्ट्रॉन्ग किया। तो इसका आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ बक्सर। Who was the ruler of Delhi at the time of Battle of Buxar? शाह आलम टू। ठीक है, क्योंकि शाह आलम टू ही वॉज इन्वॉल्व इन बैटल ऑफ बक्सर और ही वॉज द मुगल्स एम्परर दैट टाइम। Who was the Nawab of Bengal when the Battle of Buxar was fought? मीर ज़फ़र। मीर ज़फ़र वही इंसान है जिसने सिराजुद्दौला को बिट्रे किया था, धोखा दिया था और पपेट नवाब बनके, अंग्रेज़ों के एक पपेट नवाब बनके रह गए थे। तो बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे यही थे। चलिए 14th क्वेश्चन पे आते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट डिसाइसिव बैटल फॉट बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज। चलिए फिर से आपके पास दो ऑप्शन हैं, इन दोनों में आप सोचिए तब से। बैटल ऑफ बक्सर इसका आंसर है कि बैटल ऑफ प्लासी है। हालांकि हमने इसको ऊपर देखा हुआ है, बैटल ऑफ बक्सर है इसका आंसर, क्योंकि हमने जो एक्सप्लेनेशन ऊपर दिया वही है। द फर्स्ट डिसाइसिव मिलिट्री सक्सेस ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया इज़ मार्क्ड बाय। बैटल ऑफ बक्सर ही इसका आंसर है, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी तो एक तरीके से छल का युद्ध था, लेकिन जो सुप्रीमेसी दिखाई गई थी कि उनकी मिलिट्री कितनी सुपीरियर है इंडियन मिलिट्री से, वो बैटल ऑफ बक्सर में ही पता चला। जैसे मैंने बताया कि तीन राजाओं की कंबाइंड फोर्सेस, जिसमें एक मुग़ल सम्राट हुआ करता था, उनकी कंबाइंड फोर्सेस को हेक्टर मुनरो ने अकेले डील करके हरा दिया। ये बॉक्स में एक्सप्लेनेशन है, आप देख लीजिएगा, वही चीज़ है जो मैंने अभी बताई थी आगे। Which one of the following is considered to be the most significant battle in the establishment of British supremacy in India? Again इसका आंसर बैटल ऑफ बक्सर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू द हिंदू नायब वज़ीर ऑफ अवध सल्तनत, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट? राजा टिकैत राय वॉज अर्थ मंत्री ऑफ नवाब असफदुल्ला। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। यूजुअली देयर वर सर्टेन हिंदू कास्ट हु वर प्लेस्ड एट द हाई पोजीशंस इन द स्टेट ऑफ नवाब ऑफ अवध। इसका आंसर है सी, बोथ 1 and 2। राजा टिकाई राय वॉज अर्थ मंत्री ऑफ नवाब असफुदुल्ला ऑफ अवध। यूजुअली सर्टेन हिंदू कास्ट वर प्लेस्ड इन हाई पोजीशंस ऑन द स्टेट ऑफ नवाब ऑफ अवध। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड ग्रांटेड दीवानी टू ईस्ट इंडिया कंपनी? हमने पढ़ा था कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद शाह आलम टू को ज़बरदस्ती ही एक तरीके का मतलब ट्रीटी साइन किया उन्होंने दीवानी राइट्स जो थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, वो सौंप दिए ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इसका आंसर शाह आलम टू हो जाएगा। Who granted the Diwani of Bengal to East India Company? मुगल एम्परर। Who was मुगल एम्परर that time? शाह आलम टू। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा। In which governor's tenure Diwani rights of Bengal, Bihar and Odisha were granted to East India Company by Emperor शाह आलम टू? चलिए बताइए। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव इसका आंसर है। ठीक है। एम्परर शाह आलम टू गेव द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन 12 अगस्त 1765। इसका आंसर है। डेट है, कुछ नहीं करना, याद रखिएगा। कब दी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी शाह आलम टू ने? किसको दी? ईस्ट इंडिया कंपनी को। कब? डेट क्या है? 12 अगस्त 1765 को। ठीक है। In which of the following year was the authority of the British established over the fort of Prayagraj?
कौन से वर्ष में ब्रिटिशर्स ने अपना आधिपत्य जमाया प्रयागराज के किले पे? तो इसका आंसर है 1797। अगेन डेट याद करने वाली चीज़ है, याद कर लीजिएगा। बॉक्स में लिखा हुआ है, द इलाहाबाद फोर्ट वॉज बिल्ट बाई अकबर बिटवीन 1583 से 84 तक एज द पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर फोर्ट वॉज गैरिसन्ड बाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रूप्स। इवेंचुअली इट वॉज सीडेड बाई सादत अली खान इन 1797 टू कंपनी। तो ये प्रयागराज में अभी भी है ये किला। अगर आप कभी प्रयागराज गए होंगे तो आपने देखा होगा। तो अब तो वो एक आर्मी का अपना उनका बेस है, वहाँ पे वो अपने इक्विपमेंट्स वगैरह रखते हैं। अकबर ने बनवाया था इसलिए उसका नाम अकबर का किला भी बोलते हैं उसको। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत इसको ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दिया गया। वेयर वॉज द वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सिचुएटेड इन द अर्ली पीरियड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? सूरत। अगेन इसका कोई वैसा इस चैप्टर से लेना देना नहीं है। हु वॉज अपॉइंटेड डेप्यूटी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद बाई रॉबर्ट क्लाइव? ये ऊपर हमने पढ़ा था, इसको याद रख लीजिए। मोहम्मद रज़ा खां थे जिनको डिप्टी दीवान बनाया गया था मुर्शिदाबाद का। किसने बनाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। तो नाम याद रखिएगा, मोहम्मद रज़ा खां। और कहाँ का दीवान बनाया गया? डिप्टी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद। चलिए, विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन ट्राइब्स डिड द ब्रिटिश फर्स्ट कम इनटू कॉन्टैक्ट विद आफ्टर द ग्रांट ऑफ दीवानी इन द ईयर 1765? खासी। इसका रीज़न क्या था हम देख लेते हैं। दीवानी ऑफ सिलहट वॉज ऑब्टेन्ड बाय ब्रिटिश in 1765 and Scott tried to link Sylhet with Jaintia and Garo hilly areas by road routes. After the Burma War, खासी ट्राइब रिवोल्टेड। खासी ट्राइब्स ने रिवोल्ट किया था। इनका जो था कि हम रोड बना के कनेक्ट कर लें जैंतिया गारो हिल्स को सिलहट से, उसमें जो रोड का कंस्ट्रक्शन था उसको रोकने का काम या उसको ना बनने के लिए रिवोल्ट किया था खासी ट्राइब ने। इसलिए उनका सबसे पहला ट्राइबल ग्रुप था जिससे लिंक था, मतलब जिसके कांटेक्ट में आए थे वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ बैटल्स फॉट इन इंडिया इन द 18th century? बैटल ऑफ वेंडीवॉश, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ अंबूर, बैटल ऑफ प्लासी। देखिए, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर हमने इसी चैप्टर में पढ़ा। बैटल ऑफ प्लासी कब होता है? बैटल ऑफ प्लासी होता है 1757 में। बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में। तो बैटल ऑफ प्लासी तो बैटल ऑफ बक्सर से काफ़ी पहले हो जाता है, ये तो क्लियर है यहाँ से, ठीक है। तो जहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी पहले लिखा है बैटल ऑफ बक्सर से, वो ऑप्शन हम रख लेते हैं, बाकी ऑप्शन को गलत कर देते हैं। जैसे पहले में बैटल ऑफ बक्सर को पहला कर दिया तो ये गलत हो गया। डी में हम देखते हैं बैटल ऑफ बक्सर पहले कर दिया, बैटल ऑफ प्लासी बाद में कर दिया, ये भी गलत हो गया। अब बी और सी ऑप्शन बचता है, बैटल ऑफ एम्बर, फिर बैटल ऑफ प्लासी, फिर बैटल ऑफ वेंडीवॉश, फिर बैटल ऑफ बक्सर। अब हमको एम्बर और वेंडीवॉश के बारे में हमने नहीं पढ़ा है तो हम देख लेते हैं। 1749 में बैटल ऑफ एम्बर हुआ, 1749 में। तो अगर हमको ये भी पता है तो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम देखें तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। बाकी ये जो लिखा हुआ है इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा इसको। प्लासी तो हमने पढ़ा ही है, बैटल ऑफ एम्बर पढ़ लीजिएगा, बैटल ऑफ प्लासी पढ़ा है। बैटल ऑफ वेंडीवॉश 1760 में हुआ था, ये देख लीजिए, और बैटल ऑफ बक्सर। नेम द फ्रेंच कमांडर हु वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वेंडीवॉश इन 1760? ए काउंट लैली। इन द बैटल ऑफ वेंडीवॉश 1760 ब्रिटिश डिफीटेड फ्रेंच, ठीक है, ब्रिटिश डिफीटेड फ्रेंच। द फेमस बैटल ऑफ वेंडीवॉश इन 1760 वॉज फॉट बाई ब्रिटिश अगेंस्ट होम? फ्रेंच, ठीक है, याद रखिएगा। फ्रेंच के खिलाफ ब्रिटिशर्स लड़े बैटल ऑफ वेंडीवॉश में, जो हुआ 1760 में, और
फ्रेंच कमांडर कौन था? काउंट लैली। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? बैटल ऑफ बक्सर, मीर जफर वर्सेस क्लाइव, गलत। बैटल ऑफ वेंडिवॉश, फ्रेंच वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सही है। बैटल ऑफ चिलियांवाला, ये हमने नहीं पढ़ा है, पर इस जितना हमने पढ़ा है इसके हिसाब से आंसर बी जो है वो सही है, और इसमें कोई एक ही सही ऑप्शन था तो हमने बी को टिक कर दिया। आगे हम पढ़ते हैं। बैटल ऑफ बक्सर पढ़ाई है, बैटल ऑफ वेंडिवॉश पढ़ाई है हमने कि फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ 1760 में। बैटल ऑफ चिलियांवाला आप देख लीजिए और खुर्द का भी देख लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमेशा आता है, लेकिन देख लीजिएगा एक सरसरी निगाह से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अपोज्ड ब्रिटिश इन इंडिया विगरसली? मराठा थे वो जिन्होंने ब्रिटिशर्स को बहुत एकदम ज़ोरदार ओपोजिशन दिया, वो मराठा थे। मराठाज अपोज्ड ब्रिटिश विगरसली इन इंडिया। मराठा वर सप्रेस्ड आफ्टर 3 एंग्लो मराठा वॉर्स। On ruins of Mughal Empire, Maratha laid down their foundation and British also took advantage of these circumstances. British lost first Anglo-Maratha war badly and this war ended with the Treaty of Salbai. अब हम आगे पढ़ेंगे, अभी जब मराठा वर्सेस इंग्लिश पढ़ेंगे तो हम ये चीज़ें इन डेप्थ पढ़ेंगे, तो अभी इतना इन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आगे हम इनको कवर ही करने वाले हैं। चलिए ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अगला टॉपिक हमारा जब नेक्स्ट वीडियो में आएगा वो होगा रीजनल स्टेट्स पंजाब। अभी तक के लिए ठीक है, अलविदा। धन्यवाद आपका ये लेक्चर देखने के लिए।